ओके, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करेंगे कि कोई भी एसेट्स है हम उसको दिखाते कैसे हैं, उस पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है, क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं। बट वो सब करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, why do we charge depreciation, what are the objectives, what are the causes, what are the factors। ये तीन अलग क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी में, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले तो मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत बार कर चुके हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में भी कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ tangible fixed asset। एसेट्स दो टाइप के होते हैं, tangible and intangible। tangible, they have a physical existence. Intangible, they do not have physical existence। तो जो depreciation word है, it is used for tangible assets। fixed assets दो टाइप के होते हैं, एक tangible और एक intangible। tangible assets पे जो फॉल होता है उसको बोलते हैं depreciation। intangible assets पे जो होता है उसको बोलते हैं amortization। सीखेंगे हम अभी डिटेल में इसका मीनिंग, बट इस लाइन को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए इसलिए मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन, इट मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ tangible fixed asset because of usage or with efflux of time or due to obsolescence or accidents। Depreciation is a permanent, continuing and gradual fall in the value of a fixed asset। तो अगर आएगा defined depreciation, this is the best definition of depreciation। सब कुछ कवर करता है। There are some other important definitions, just read once, but this is the most important definition। अगर आ जाता है 1 मार्क में कि defined depreciation, तो use this definition। Other definitions by different scholars: depreciation is the permanent and continuing diminution। Diminution means fall in the quality, quantity or value of an asset। This is by Pickles। Depreciation may be defined as a measure of exhaustion of the effective life of an asset from any cause during a given period। Spicer and Pegler। Just read once, just read once। But if I ask you in an exam define depreciation, तो आप क्या लिखोगे? First वाली, depreciation means fall in the value of tangible fixed asset because of usage, efflux of time, obsolescence और accidents। ये जो चार चीजें आई इनको बोलते हैं causes of depreciation। क्या बोलते हैं इनको? causes of depreciation। तो meaning of depreciation के साथ हमें क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए? causes और reasons of depreciation। तो meaning याद करना आपके लिए easy हो जाएगा। very very important, very very easy। what are the causes or reasons of depreciation? तो meaning में ही आया था, it is due to usage, efflux of time, obsolescence और accidents। समझते हैं इनका मीनिंग क्या है? ध्यान से देखना एक एक करके। The causes or reasons of depreciation are use of asset। जैसे जैसे आप एसेट यूज करोगे वो डेप्रिशिएट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू गिर रही है। फॉल, डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ड्यू टू, तो ड्यू टू मतलब रीजंस क्या है उसके, कॉजेस क्या है। पहला हो गया यूजेज ऑफ द एसेट। यूज ऑफ एसेट लीड्स टू वेयर एंड टेयर एंड thus fall in its value। इफ्लक्स ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब पैसेज ऑफ टाइम। आपने नई गाड़ी ली, शोरूम से बाहर निकाली, आपने 15 मार्च को नई गाड़ी ली, ठीक है जी। आपने शोरूम से निकाली और घर ले गए, 2-4 दिन चलाई, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, पड़ी रही। आप डर के मारे 6 महीने घर से बाहर ही नहीं निकले।
6 महीने गाड़ी चलाई नहीं, नई की नई गाड़ी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गाड़ी की वैल्यू गिरेगी नहीं। गाड़ी की वैल्यू तो पैसेज ऑफ टाइम से भी, एसेट्स की वैल्यू पैसेज ऑफ टाइम। कह रहा भाई साहब अब ये 8 महीने पुरानी गाड़ी हो चुकी है, आज इसकी वैल्यू नई से कम है काफी, तो जो गिर गई वैल्यू दैट वाज ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। आप गोडाउन में कवर करके रख दो 1 साल पुरानी गाड़ी और नई गाड़ी, देखने में सब कुछ सेम होगा, मशीनरी भी सेम होगी, बट वैल्यू गिर चुकी है। 1 साल पुरानी गाड़ी के पैसे आपको उतने नहीं मिलेंगे डेफिनेटली जितने एक नई गाड़ी के होते हैं। वाई? की वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है। रीजन क्या था? ई फ्लक्स। ई फ्लक्स ऑफ टाइम मतलब पैसेज ऑफ टाइम। सम एसेट्स हैव अ फाइनाइट लाइफ पीरियड लाइक लीज। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द लाइफ पीरियड द एसेट विल सीज टू एग्जिस्ट। एक होता है ना कि हमने लीज पे ले रखा है, एक एग्जांपल है उसकी लाइफ होती है। लीज पे लेना मतलब लॉन्ग टर्म लीज, लॉन्ग टर्म रेंटल अग्रीमेंट। काफी बार प्रॉपर्टीज हम लेते हैं 15 साल की लीज पे, तो 15 साल तक हमारा एसेट रहता है वो, बट खत्म हो जा रहा है 15 साल के बाद जीरो। लीज पे कोई चीज ली तो वो टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपके पास आई है। हम लीज पे मोटर व्हीकल्स ले सकते हैं, लीज पे मशीनरी ले सकते हैं, तो लीज होता है एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट। 5 साल की लीज पे लिया है तो 5 साल में खत्म हो जाएगा ना वो, तो ऐसे एग्जाम्पल है। अदर एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी मे नॉट हैव अ फाइनाइट लाइफ। कह रहे कोई लिमिटेड लाइफ थोड़ी ना होती है। इन देयर केस लाइफ इज एस्टिमेटेड, मतलब आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि अनुष्का एक कार की लाइफ कितनी होती है? नो सर। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन अगर जैसे मैं बोलूँ कि मैंने लीज ली है, लीज पे ली है कार, 5 साल की लीज पे ली है, तो आपको पता है कि एस्टिमेटेड लाइफ क्या होगी? यस लीज सर, पे, एस्टिमेटेड तो पता होगा। हाँ, तो लीज पे जब ले रखी है, लीज पे आपने अगर लीज एग्रीमेंट ही 5 साल का है, तो आपके पास एग्जैक्ट लाइफ है कि नहीं है कि वो एसेट आप कितने टाइम यूज कर सकते हो? यस सर। लीज एग्रीमेंट्स में तो आपके पास एग्जैक्ट टाइम है, लेकिन अब आपने गाड़ी खरीद ली है, अब आपकी कार है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कितने साल चलेगी, तो उस केस में वो क्या कहते हैं? इन दैट केस लाइफ इज एस्टिमेटेड। क्यों एस्टिमेट करनी पड़ती है? कह रहा जिंदगी भर थोड़ी ना चलेगी, और उसकी कॉस्ट को थोड़ा 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 करके तो उस पीरियड का एक्सपेंस मानना पड़ेगा ना। आपने तो बोल दिया कि गाड़ी मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको एक्सपेंस नहीं एसेट मानो। कह रहे ठीक है। कह रहे लेकिन हर साल उससे हम कुछ बेनिफिट तो डिराइव कर रहे हैं, उसका कुछ लाइफ उसकी एग्जॉस्ट होती जा रही है, कुछ 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 हर साल, तो जितना पोर्शन एग्जॉस्ट होता जा रहा है उतना आपको उस पीरियड का एक्सपेंस मानना चाहिए। उस एक्सपेंस का नाम डेप्रिसिएशन होता है। कितना होना चाहिए? दैट हैज वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, आगे जाके आएंगे। दैट हैज वेरियस बेसिस, फैक्टर्स। किन बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉजेज क्या है, व्हाई। कॉजेज का मतलब होता है व्हाई डू वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, मतलब व्हाई डू एसेट्स डेप्रिशिएट? यूजेज ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब कोई चीज ऑब्सोलीट हो गई। ऑब्सोलीट हो गई मतलब आउटडेटेड। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। आईफोन, हमारे पास आईफोन 7 है फॉर एग्जांपल, आईफोन एक्स आ गया, तो आईफोन 7 तो एक ऑब्सोलीट आइटम माना जाएगा। आपका चाहे जितनी मर्जी अच्छी कंडीशन में हो, उसकी वैल्यू काफी गिर जाएगी। 1+5, 1+7, कुछ भी है, 1+8, तो जब 1+8 आएगा, आ गया, तो 1+7 की वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाएगी मार्जिनली। वाई? टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। तो ऑब्सोलेसेंस मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, जो पुराने एसेट्स हैं वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट, आउटडेटेड होते रहते हैं, उनकी वैल्यू गिरती रहती है। Obsolescence. If a better and cost effective machine becomes available, old machine may have to be discarded even though it is capable of being used.
आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें प्रोसेसर्स आउटडेटेड है, अब जैसे ही नए अपडेट्स आते हैं पुराने प्रोसेसर्स तो और धीरे, उनकी स्पीड और स्लो हो जाती है। ठीक चल रहा था सब कुछ, मशीनरी हार्डवेयर सब कुछ सही है, बट अपडेट्स आने की वजह से आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो गया है, अब आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जो आपका एग्जिस्टिंग एसेट है, जस्ट बिकॉज मार्केट में एक नई चीज आ गई है तो आपका एग्जिस्टिंग एसेट उसकी वैल्यू गिर गई है। इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो ऑब्सोलेसेंस, बेटर टेक्नोलॉजी आने की वजह से, न्यू मशीन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी चीज़ों की वैल्यू गिर जाती है। एक्सीडेंट्स की वजह से, मतलब हम गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो थोड़ा सा डैमेज होता है, वैल्यू गिर जाती है। तो accidental loss may be permanent but it is not continuing and gradual। मतलब ये थोड़ा ना कि तो होता रहेगा होता रहेगा, अरे कंटिन्यूस का मतलब होता है, ग्रेजुअल का मतलब होता है कि हाँ जैसे जैसे हम एसेट यूज करेंगे उसकी वैल्यू गिरती रहेगी, जैसे जैसे टाइम पास होगा उसकी वैल्यू गिरती रहेगी, इफ्लक्स ऑफ टाइम। दीज आर कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल लॉसेस। एक्सीडेंट तो झटका लगा, एक्सीडेंट हुआ, प्रॉब्लम हो गई, वो कोई ग्रेजुअल या कंटिन्यूइंग नहीं है, वो तो एक परमानेंट लॉस है। शीशा टूट गया, हेडलाइट फूट गई, अब वो पार्ट रिप्लेस कराना पड़ेगा। causes or reasons of depreciation theoretically important है। Of the above only first two factors are considered relevant to depreciation, usage और efflux of time। तो कैलकुलेशन में ये चीजें यूज होंगी, obsolescence और accidents वो तो जनरल फैक्टर्स हैं, but yes they are also affecting depreciation। They are considered only when they occur। यूजेज तो होगी ही होगी, पैसेज ऑफ टाइम तो होगा ही होगा, ऑब्सोलेसेंस तो तब होगी ना जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, एक्सीडेंट तो तब होगा ना जब कोई इवेंट हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया और तब उसकी वैल्यू गिरी। थर्ड एंड फोर्थ जरूरी नहीं है कि होंगे, फर्स्ट और सेकंड तो होंगे ही होंगे। तो अभी हमने पढ़ा मीनिंग एंड कॉजेस, कॉजेस और रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन एक ही बात है, इसी से रिलेटेड चीज है, इसी के साथ ही खत्म कर देते हैं डेप्रिसिएशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अभी कवर हो गया था उसमें ऑब्सोलेसेंस, तो यहाँ पे वो खत्म कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। कॉन्सेप्ट क्या है? डेप्रिसिएशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, डेप्रिसिएशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। Depreciation word is used for tangible assets. Amortization is used for intangible assets. Depletion is used for wasting assets. Very, very important. Depreciation term. तीनों चीजें क्या हैं? Fall in the value of fixed assets. तीनों चीजें क्या हैं कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिर रही है। अगर फिक्स एसेट्स टैंजिबल है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। अगर फिक्स्ड एसेट्स इनटैंजिबल है तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। और अगर वेस्टिंग एसेट्स हैं, वेस्टिंग एसेट्स इंपॉर्टेंट टर्म है थियोरेटिकली, वेस्टिंग एसेट्स किसको बोलते हैं? माइंस, क्वेरीज। अभी हम डिटेल में तीनों टर्म डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा, बट ये तीनों चीजें क्या हैं? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन तो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन ही है। डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट ऑफ एन एसेट फ्रॉम इट्स यूजेज, efflux of time, obsolescence through technology and market changes. It is allocated as an expense over estimated useful life of the asset. Depreciation expense is applicable on all tangible long-term assets। यहाँ पे एक कीवर्ड क्या है? tangible long term। long term मतलब fixed assets whose useful life is predetermined, estimated। ये 5 साल चलेगा, ये 10 साल चलेगा, ये 15 साल चलेगा। For example, useful life of machine is estimated and cost of machine is written off over the estimated useful life. On the other hand, useful life of land is normally infinite. Land is not a depreciable asset।
लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। ये आपके 1 मार्कर के लिए, एमसीक्यू के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे सारे एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं, लैंड नहीं होता। क्यों? कह रहे लैंड की कोई लाइफ नहीं होती। जमीन की बात हो रही है, जमीन, जमीन को कुछ हो रहा है क्या? जमीन को कुछ नहीं हो रहा। जमीन के ऊपर आप बिल्डिंग बना लो, बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग पुरानी, दीवारें पुरानी हो जाती हैं तो उसकी वैल्यू, कोई नई बिल्डिंग सेम जगह पे, सेम साइज में एक पुराना घर बना हुआ है और सेम कंस्ट्रक्ट, सेम डिजाइन में एक नया घर बना हुआ है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? सहीश, सेम साइज, एग्जाम्पल 100 स्क्वायर 1000 सर स्क्वायर फीट ऑफ लैंड है, सर नए घर की 1000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड है, दो जगह है, ए बी, सेम साइज, सेम डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग 10 साल पुरानी है, एक बिल्डिंग अभी बनी है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? सर नई बिल्डिंग की। वाई? सर क्योंकि वो नई बनी है अभी और दूसरी बिल्डिंग पुरानी है। तो मतलब बिल्डिंग की वैल्यू गिर जाती है यस ओवर सर। पीरियड ऑफ टाइम, तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो सकती है। अब लैंड है, प्लॉट ऑफ लैंड, 1000 स्क्वायर फीट लैंड ए, 1000 स्क्वायर फीट लैंड बी, ठीक है? ये 10 साल के बाद भूल जाते हैं, इन्फ्लेशन भूल जाते हैं सब कुछ, क्या इनकी वैल्यू गिरेगी? नहीं सर। वाई? सर क्योंकि उनमें कुछ हो नहीं रहा है सर, सेम ही रहते हैं वो। वहां पे कुछ अपडेट है। वेयर एंड टेयर के लिए क्या खराब होगा? हाँ हाँ कुछ सर वही। खराब, तो वेयर एंड टेयर नहीं होता उनमें, कोई यूजेज नहीं हो रही, ठीक है ना? तो इसीलिए बोलते हैं कि लैंड की कोई लाइफ ही नहीं होती, उसकी कोई लाइफ नहीं है। बिल्डिंग की होती है कि आपके वाइट वॉश करानी पड़ जाएगी या रेनोवेशन करानी पड़ जाएगी, तो बिल्डिंग की लाइफ होती है, लैंड की लाइफ नहीं होती। लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट, इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमने एक टर्म सीखी डेप्रिसिएशन। अब रिलेटेड टर्म्स हैं ऑमोटाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, काफी लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। Amortization fall in the value of intangible assets, goodwill, patents, copyrights, तो ये सब amortize होते हैं, ये over the period of time amortize होते हैं। Amortization is a gradual and systematic writing off of intangible assets over its estimated useful life. For example, patents, purchased goodwill, copyrights, they are amortized over their useful life, being intangible assets. तो इंटेंजिबल, फॉर एग्जांपल मैंने पेटेंट्स करा लिए, कोई डिजाइन, मैंने कार का डिजाइन बनाया, उसका पेटेंट करा लिया, पेटेंट की लाइफ होती है 10 years के लिए पेटेंट हो गया, तो 10 years में वो धीरे 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 हम उसकी वैल्यू अमोटाइज करते जाएंगे, जितना भी खर्चा हुआ पेटेंट बनाने में वो होती है पेटेंट की कॉस्ट, उतने पे बुक्स में दिखाएंगे पेटेंट्स एसेट्स है हमारे। फिर 10 साल की लाइफ है उसकी, तो हर साल थोड़ा 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 वैल्यू गिरेगी, तो उसको बोलते हैं अमोटाइजेशन। तो अमोटाइजेशन वर्ड इज यूज्ड फॉर फॉल इन द वैल्यू ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। लास्ट चीज होती है डिप्लीशन। डिप्लीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकली। डिप्लीट हो गया, इसकी वैल्यू गिर गई है, गिरी हुई है वैल्यू, डेप्रिसिएशन में भी, अमोर्टाइजेशन में भी और डिप्लीशन में भी। बट डिप्लीशन टर्म किन चीजों के लिए यूज किया जाता है? वेस्टिंग एसेट्स, नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपकी माइन है, आपकी अपनी कोल माइन है, तो आप माइनिंग करते हो, तो जैसे जैसे माइनिंग होती है कोल एक्सट्रैक्ट होता जा रहा है, आप उसमें से कोल निकालते जा रहे हो, तो उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, खत्म होता जा रहा है उस माइन में कोल। एक टाइम के बाद वो एक बंजर जमीन खाली रह जाएगा, कोल पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होगा। क्या चाह के भी, तरुण, तनुज, क्या चाह के भी आप एक कोल माइन को रिप्लेनिश कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो? नो सर। थोड़ा तेज बोलो। नो सर। नहीं कर सकते। लेकिन आपकी गाड़ी है, एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसको रिपेयर करके एज गुड एज न्यू कर सकते हो? यस सर। कर सकते हैं। तो मशीन्स में तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रिपेयर कराओ, मेंटेन करो,
और कोई पार्ट रिप्लेस कर दो तो वापस ठीक हो जाएगा। लेकिन कोल माइंस में आपके पास ऑप्शन है नो सर। एनीथिंग रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स, अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो अगर एग्जॉस्टिंग नेचर है तो वो रिप्लेनिश रिप्लेस नहीं हो सकता, इसीलिए उसके लिए टर्म यूज करी जाती है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब होता है दे गेट एग्जॉस्टेड, they cannot be replenished, they cannot be reinstated, they cannot be replaced. So depletion charge is a measure of exhaustion of wasting assets, such as extraction of material from quarries, mines. Extraction reduces the available quantity of material. For example, extraction of coal from a coal mine is depletion of coal stock. माइनिंग में जैसे जैसे आप कोल एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हो, लेवल ऑफ कोल डिप्लीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, wasting assets, assets which get depleted over a period of time, assets which get depleted over a period of time. For example, mines and quarries. तो एक टर्म है डेप्रिसिएशन, एक टर्म है अमोर्टाइजेशन, एक टर्म है डिप्लीशन। कभी कभी एक ये भी अलग से पूछ लेते हैं, मीनिंग ऑफ ऑब्सोलेसेंस। इसका मीनिंग होता है fall in the value of assets due to change in technology, due to change in technology, fall in the value of assets due to change in technology. Example, prices of OnePlus 7 will fall if OnePlus 8 is introduced. तो उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, फिर कोई नया कैमरा होगा, 10-15 पिक्सल्स ऐड हो चुके होंगे, मेगा पिक्सल्स। तो ऑब्सोलेसेंस मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेज और फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डेप्रिसिएशन को काफी ज्यादा एनहांस कर देंगे। एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक जो मैं ऐड करना चाहूंगा, बाकी सारे तो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी सारे तो पता है कि डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द book value of tangible assets, covered. Fall in the book value of an asset is permanent, gradual and of continuing nature, covered. It is fall in the book value of an asset either due to use or with efflux of time, covered. ये भैया बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू मतलब वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि आपने अपने अकाउंट्स में उसको कितने का दिखा रखा है, दैट इज द बुक वैल्यू। book value, value of the fixed asset on a particular date, on a particular date as per books of accounts. आपकी बुक्स में कितने क्या रहे, मार्केट में क्या रही है वो नहीं, आपके अकाउंट्स में कितने का आ रहा है, दैट इज द बुक वैल्यू। आगे जाके देखेंगे कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आती है, वो तो अभी आएगा ना प्रैक्टिकल पोर्शन, तो अभी जनरल मीन। It occurs gradually unless it becomes obsolete due to technological developments. धीरे धीरे होती है, unless एकदम से कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई तो एकदम से पुरानी चीज आउटडेटेड हो जाती है, अदरवाइज धीरे धीरे होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैं डिस्कस करना चाहता था, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व कैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अ नॉन cash expense. It is a non-cash
एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री आएगी अभी दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू गिर रही है तो फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो गया। हम किसी को पैसे थोड़ी ना दे रहे हैं, एक्सपेंस तो है डेप्रिसिएशन, बट इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट डज नॉट इन्वॉल्व कैश। खर्चा तो हुआ, एक्सपेंस है, बट कोई पेमेंट नहीं हो रही इसमें, इसमें एसेट की वैल्यू गिर रही है, एक तरीके का लॉस है आपका, नॉन कैश। इट इज अ प्रोसेस of allocation of cost of the asset over its expected useful life। मतलब 10 साल अगर आपका एसेट चलने वाला है तो 10 साल में हम एक तरह से उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा हर साल राइट ऑफ करते जाएंगे, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। depreciation is an expense and therefore it is debited to the profit and loss account। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट तो बेसिकली एक्सपेंस में दिखाया जाता है। बिजनेस के प्रॉफिट होना उससे कोई लेना देना नहीं है, खर्चा है, एक्सपेंस आपको दिखाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। नो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में तो सब कुछ ही आता है, बट ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि डेप्रिसिएशन अभी कर रहे हो तो बस डेप्रिसिएशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आते हैं। The term depreciation is used for tangible fixed assets such as buildings, plant, machinery, except land। तो land आपको बता दिया कि land is not a depreciable asset। Depreciation term is not used for wasting assets, fictitious assets, तो उनके लिए depletion of natural resources, amortization of goodwill respectively। कह रहे उनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज, माइंस, क्वेरीज, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, उन सब के लिए डेप्रिसिएशन टर्म यूज नहीं करी जाती, बेटर है amortization for intangible assets, depletion for wasting assets। fictitious assets, assets which are neither tangible nor intangible, they are expenses or losses which have not yet been completely written off। fictitious assets तो आपके deferred revenue expenditure को बोलते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पिछले जन्म में करा था, deferred revenue expenditure। ओके, अब आप इसको रिवाइज करेंगे। अभी हमने करा मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, सबसे पहले हमने करा मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हमें एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने करा कॉजेज और कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेज और रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन, वो हमें ढंग से पता होना चाहिए। कॉजेज के बाद हमने करी डेप्रिसिएशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसमें हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, डिप्लीशन क्या होता है और ऑब्सोलेसेंस क्या होता है। उसके बाद लास्ट चीज हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नई चीज हमने सीखी, दो कह सकता हूं, एक डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, दूसरा डेप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले इतना रिवाइज करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे।